हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। पर हम जो आज पढ़ने वाले हैं दैट बेसिकली इज द सब टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। In the previous session we have discussed about the stress individually and the strain individually, और ये दोनों essential है to understand the property of the elasticity for the solids and in fact for the other fluids also, पर primarily अभी जो हम topic कर रहे हैं that is towards the solids. So what are the learning targets for today? सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले a law known as the Hooke's law of elasticity, which is the basic for understanding the elasticity for the various kind of materials. इलास्टिसिटी मॉडुलस को डिफरेंट नाम से हम जानेंगे, लाइक द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन्स। और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कर्व विच इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू टेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन मटेरियल। फिर हम क्लासिफाई करेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स किस तरीके से differently behave करते हैं with respect to the stress strain curve. For example, if you are talking about rubber or steel, so which is more elastic and which is having more strength is an obvious question to explore. And then I'm going to talk about what is the difference between a ductile material and a brittle material, and also going to talk about special kind of class of materials known as elastomers. So let's begin the journey, where first of all I'm beginning the session with the Hooke's law. That's the law of elasticity. What does it state? Hooke's law ये state करता है that within elastic limits, the stress produced is directly proportional to the strain. Right? So we can have two versions of this particular statement. So how do we go about this? We say the stress developed is directly proportional to the strain. अच्छा, एक बात और कि अगर हम बात करें स्ट्रेन मेजरमेंट की, तो स्ट्रेन मेजरमेंट तभी करा जाता है जब ऑब्जेक्ट और द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। अगर मान लो किसी में स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है तो आप उसके अंदर स्ट्रेन मेजर नहीं करने वाले, तो पहले इसलिए स्ट्रेस बोला जाता है, बाद में स्ट्रेन बोला जाता है, बिकॉज द स्ट्रेन इज मेजर्ड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर स्ट्रेस। फिलहाल इस लॉ के हिसाब से हम ऐसा समझा सकते हैं दैट स्ट्रेस इज सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, सो इनटू स्ट्रेन। So the capital E, which is defined as a modulus of elasticity, is nothing but the ratio of the stress upon strain. और ये कहानी हमें ये समझाती है कि अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा। ई को हमने क्या बोला है, दैट्स अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब एक तरीके का मेजर है कि कौन सा मटेरियल कितना इलास्टिक है। दैट्स अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड एज यू कैन सी कि अब राइट साइड पे अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करा हुआ है बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन, तो इस ग्राफ की स्लोप को अगर मैं देखना चाहूं तो वो ई के बराबर आ जाएगी। सो द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व till the graph is linear is going to provide us what? The elasticity modulus. दैट इज द मीनिंग ऑफ द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो है वो नॉन लीनियर हो जाएगा तो बोलेंगे वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी की शायद लिमिट आ चुकी है। सो the region till which a material exhibits this behavior, that is obeys the Hooke's law of elasticity, उस रीजन को हम डिफाइन करते हैं एज एन इलास्टिक रीजन। सो टिल दैट पर्टिकुलर ग्राफ रिमेन्स लीनियर। देखेंगे कि अगर नॉन लीनियर बिहेवियर है तो क्या तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलास्टिक रीजन है। हाँ, पर ऐसा होगा कि वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो हुक्स लॉ को ओबे करना है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन का लीनियर बनना चाहिए।
The first kind of the elasticity modulus is known as a Young's modulus of elasticity. और ये हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? द यंग्स मॉडुलस हम सबसे पहले सिंबल y से डिनोट करेंगे, विच इज डिफाइंड एज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन. किसी भी इलास्टिसिटी मॉडुलस को कैसे लिखेंगे? एज अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. फॉर विच काइंड ऑफ द स्ट्रेस? सो वी टॉक अबाउट एज अ नॉर्मल स्ट्रेस. And which kind of the strain? So longitudinal strain. So whosoever student is watching this particular lecture must go through the lecture number 1 for the mechanical properties of the solid, जहां पर हमने बहुत डिटेल में वेरियस काइंड ऑफ द स्ट्रेस और वेरियस काइंड ऑफ द स्ट्रेन को डिस्कस करा हुआ है. सो फिलहाल के लिए दिस कंडीशंस एक्सप्लेन कि नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए और कैसा स्ट्रेन होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होना चाहिए. जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक वायर थी सिलेंड्रिकल शेप की जिसको हमने सस्पेंड करा हुआ था. अगर हम उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वो ए के बराबर है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दैट्स एन एरिया ए. और अगर हम उस वायर के नीचे लोड अप्लाई कर देते हैं तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है. उस एक्सटेंशन को हम मेजर कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम डेल्टा एल से डिनोट कर लेते हैं. सो जिस डायरेक्शन में एक्चुअली लोड लगाया गया है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंशन मेजर हो रही है, तो उसको हम 1D लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं. सो दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज सपोज टू बी रिटन एज डेल्टा एल अपॉन एल. और जहां तक नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है, सो दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब वो जो स्ट्रेस होता है वो किससे आता है? रीस्टोरिंग फोर्स से आता है. तो इस वायर में टेंशन डेवलप हो जाएगी तो आप उसको टी अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं. फिलहाल मैं उसको एफ अपॉन ए से डिनोट कर रहा हूं. So that's equal to FL upon A delta L and that's the expression for the Y. एक बात यहां पे आप समझ सकते हैं कि for a given load and a given length of the wire and a given area of the cross section, I can mention that delta L is proportional to 1 upon Y. It explains कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा जिस पर्टिकुलर मटेरियल का, मतलब उसका इलास्टिसिटी बिहेवियर ज्यादा है, उसमें एक्सटेंशन क्या आएगी? कम आएगी. So a spring made up of steel, if you try to pull it, it will be difficult to pull. Reason because it has a higher Young's modulus, so it is going to be expanded less. For the same reason, if you are going to actually compress a steel ball, so in that case, it will be having a lesser deformation. So this expression basically explains to me that the objects जिनकी deformation कम होगी, they are supposed to be behaving more of elastic behavior. Great. So this is the first kind of the elasticity modulus. That's a Young's modulus of elasticity. हमारे पास एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. वन पॉइंट ऑफ कॉशन कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द केस ऑफ द सॉलिड्स. पर बल्क मॉडुलस के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते. द बल्क मॉडुलस इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ द सॉलिड्स, फ्लूइड्स ऑल्सो. फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ. मतलब तीनों स्टेट्स के लिए, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वली एप्लीकेबल है. हाँ, जो वैल्यूज है बल्क मॉडुलस की, दे माइट वेरी, दे माइट बी मोर फॉर वन स्टेट ऑफ मैटर, बट इट इज एप्लीकेबल. यंग्स मॉडुलस जो है वो सिर्फ 1D मॉडुलस है और वो सिर्फ सॉलिड्स में एप्लीकेबल है. रीजन बिकॉज whenever we talk about the fluids, liquids or gases, they usually have an expansion in 3D. तो यंग्स मॉडुलस उसको प्रॉपर्ली मेजर आउट नहीं कर पाएगा. बल्क मॉडुलस को हम बुक्स में K से भी डिनोट कर सकते हैं और वी कैन डिनोट इट बाय B. मैं B से डिनोट कर रहा हूँ. बुक्स समटाइम्स यूज इट एज अ सिंबल एज अ K also. We can use any symbol. So how do I define the bulk modulus? Once again, it is supposed to be the ratio of the stress to strain. But I can define this as something like the uniform stress and upon the volumetric strain. So this looks like a गुड एग्जाम्पल. दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर है. आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, और हमने इसके ऊपर क्या करा है? सब डायरेक्शन से फोर्सेस लगा दिए. इसका मतलब किस तरीके का स्ट्रेस हमने इसको दिया? नॉर्मल स्ट्रेस है, लेकिन क्योंकि सभी डायरेक्शन से प्रोवाइड करा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं. और यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगाने की वजह से यूनिफॉर्मली उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया है. सो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने स्ट्रेस को इंक्रीज करा तो जो उसका साइज है वो कम हो चुका है. अगर हम उल्टा करते कि हम स्ट्रेस को कम कर देते हैं तो शायद उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता. इसका मतलब देयर इज सम
रिवर्स बिहेवियर कि अगर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन कम हो रहा है, इट कॉल्स फॉर अ नेगेटिव साइन, which means if I'm writing this as a stress that is equal to as a force upon area, that's a force applied on each area from all the sides, and divided by the strain, so that's a delta V upon V, but I must be placing a negative sign over here alongside with this. So overall negative sign आप कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ultimately एक negative sign आ रहा है. So which can be written as minus of F into V upon A delta V. इस तरीके से इसके अंदर डेल्टा V अपॉन V आपका क्या है, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. यहाँ से भी अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा V की जो वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V एक्सप्लेन्स द सेम थिंग जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर मान लो कि आपके पास एक रबड़ की बॉल है, एक स्टील की बॉल है, सो इट्स एन ऑब्वियस काइंड ऑफ ए क्वेश्चन स्टेट करता हूँ दैट इज स्टील more or less elastic than rubber. So the answer for this particular question is going to be the steel. And why the answer is going to be the steel? Because we can mention that the elasticity of the steel is supposed to be more, or the elasticity modulus of the steel is going to be more. Reason because the steel is going to deform less. इसका मतलब जिसके अंदर डेल्टा वी की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब उसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके अंदर डेल्टा एल की वैल्यू कम आ रही है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा. इन शॉर्ट जिसके डिफॉर्मेशन कम आ रही है उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या है, ज्यादा है. रबर को दबाओगे तो वो दब जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है, which explains that it is supposed to be lesser elastic. अदरवाइज अगर हम किसी स्टूडेंट से फर्स्ट नोट पे पूछेंगे तो उसको लगेगा क्योंकि रबर दब जाता है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, पर ऐसा नहीं है. The things which get lesser deformed is going to be behaving more elastic. And so I can write an answer for this particular query that steel is more elastic since it has higher elasticity modulus. और उसके पीछे भी रीजन है ना, since it gets less deformed. So the answer has been generated और हमने एक और आर्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है which is supposed to be the bulk modulus. As I said that it is applicable for all the three states of the matter. तो अगर हम इसको फ्लूइड्स और गैसेस पे लगाते हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस पे अप्लाई करते हैं, सो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो रिटन एज इक्वल टू द वेरिएशन इन द प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया को अगर हम लिक्विड्स या गैसेस में चेक करते हैं, सो टेकन एज अ वेरिएशन ऑफ द प्रेशर एंड अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी. सो दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ द फ्लूइड्स. ये फ्लूइड्स के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं. सो इन शॉर्ट हमने ये बात को दोबारा से बोला है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है that is applicable for all the three states of matter. Now, usually जो solids हैं वो less deform होंगे, liquids comparatively ज़्यादा deform हो सकता है because they have the tendency to flow and the gases spread faster. अगर आपके पास एक vacuumed room है और उसके अंदर आप कहीं से थोड़ी सी air pass कर दो, so that air is going to actually move into the entire room, which means that it is going to be having a larger delta V. इसका मतलब उसका इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इन अ जनरल नोट हम बता सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड्स के लिए दैट इज मोर देन द बल्क मॉडुलस फॉर द केस ऑफ द लिक्विड्स एंड इज मोर देन द बल्क मॉडुलस फॉर द केस ऑफ द गैसेस. So that's how we can compare the elasticity of the three states of the matter. Now, when we talk about a rigidity, so what is the meaning of the rigidity exactly? That is how strong a particular material is, and how do we test that? That is by making it collide with any particular object and seeing that whether it gets less deformed or more deformed. So if it is having a less deformation, in that case we say that it is supposed to be more rigid. The interparticle distance it doesn't change enough. In that case the particle behaves more rigid. So we must have a rigidity modulus, which is also known as sometimes as a shear modulus. And shear meaning हमें हमेशा दिमाग में आता है कि shear अगर हम अप्लाई करते हैं, shear फोर्सेस शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उससे चेंज इन शेप होता है. तो जिस पर्टिकुलर मटेरियल में चेंज इन शेप कम होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज बिहेविंग मोर रिजिड. पहले जिसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कम हो उसके अंदर वी आर गोइंग टू से दैट इट इज सपोज्ड टू बी मोर ऑफ अ रिजिड. अब टॉर्क की बात कैसे आई, क्या आप इस एनिमेशन इस पर्टिकुलर एनिमेटेड फिगर में देख सकते हैं कि ये पॉइंट ओ है
एंड वी हैव अ फोर्स विच इज अप्लाइड टैंजेंशियली, जिसकी वजह से shear स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो shear स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ बेसिकली उसका मेजर क्या है, एंगल ऑफ shear थीटा। और वो क्या है बेसिकली कि आपने जब ये फोर्स लगाई तो ओ पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ये जो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन जो है, ये रोटेट कर गई है। अब ये जितना कम रोटेट करेगी उतना मटेरियल जो है वो ज्यादा रिजिड होगा। आप समझ सकते हैं ना कि आसानी से रोटेट करेगी मतलब रिजिडिटी नहीं थी, और रोटेट करना मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल क्या था, ज्यादा रिजिड था। सो स्मॉलर इज द वैल्यू फॉर द एंगल ऑफ द shear, larger is supposed to be the rigidity of that particular material. हम इसको ईटा सिंबल से डिनोट कर लेते हैं, एंड दिस ईटा इज सपोज टू बी डिफाइंड एज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। वो तो सारे इलास्टिसिटी मॉडुलस होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एज अ shear स्ट्रेस टू द shear strain, दैट इज सपोज टू बी द रेशियो फॉर दिस। आप उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। सो shear स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ऑफ कोर्स वो टेंजेंशियल फोर्स आप चाहो तो उसको एफ टी अपॉन ए लिख सकते हो, और shear स्ट्रेन को सिंपल एंगल ऑफ shear भी लिख सकते हो, और थीटा को यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन एल भी मेंशन आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इक्वल टू एफ टी अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन एल। सो दैट्स रिटन एज एफ टी इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, दैट्स एक्सप्रेशन फॉर ईटा। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं that डेल्टा एक्स is supposed to be proportional to 1 upon eta। इसका मतलब जिसके अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर वो जो लीनियर शिफ्ट है वो कम आएगा। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो सिर्फ इतना ही शिफ्ट होगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होगी। एक तरीके से एक ही बात हो गई है कि एंगल कम आएगा, तो एंगल ऑफ shear कम होगा, डेल्टा एक्स कम होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज़्यादा रिजिड रहेगा। सो हेंस दैट इज नोन एज अ मेजर ऑफ द rigidity of a particular material. Of course, it's understandable that the fluids, that is the liquids and the gases, don't behave rigid. इसका मतलब rigidity modulus एक बार फिर से सिर्फ solids के लिए डिफाइन करा जाता है, and cannot be defined for the case of the fluids. In short, हम ऐसा बोल सकते हैं that the liquids and the gases are not able to sustain the shear stresses and they tend to flow, they tend to move, और इस वजह से they don't behave rigid. So let me write that answer for you, that why the rigidity modulus is not defined for the case of the fluids, since the fluids are, when they are subjected to the shear stresses, so they cannot sustain the shear stresses. So fluids cannot sustain the shear stresses, मतलब उसको अपोज नहीं कर पाती हैं, and tend to flow, and therefore don't behave rigid. तो हम सेफली बोल सकते हैं कि जो ईटा की वैल्यू है वो वहां पे जीरो आ जाएगी, मतलब मेजर ही नहीं हो पाएगा। सो इट इज ओनली डिफाइंड फॉर द केस ऑफ द solids. So Young's modulus and the shear modulus, that is a rigidity modulus, is defined only for the case of the solids. While if you are talking about a bulk modulus of elasticity, तो bulk modulus जो है वो तीनों states के लिए applicable है। वहाँ भी हम देख चुके हैं कि solids के लिए वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर कंपैरिजन होता है किसके साथ, with the liquids and with the gases। तो solids की सबसे ज़्यादा elasticity, then liquids की, then gases की। Poisson's ratio is not a modulus of elasticity. Repeating again, is not a modulus of elasticity. But then, why do we use it? This basically explains to us the condition that the volume is going to remain constant. तो पॉइजन्स रेशियो तब तक डिफाइन कर रहे हैं जब तक जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करें, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स on both the sides over here, so there is an extension in the length which is getting produced, but साथ में there is going to be the decrement in the radius over here. सो दो तरीके का स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एक स्ट्रेन को तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा हूँ, और दूसरा जो स्ट्रेन है उसको मैं डिफाइन करूंगा एज अ लेटरल स्ट्रेन। सो आई एम राइटिंग दैट आल्सो, दैट्स अ लेटरल स्ट्रेन। तो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मेजर्ड है उसको मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा हूँ, और अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन मेजर्ड है उसको मैं लेटरल स्ट्रेन बोल रहा हूँ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ओवर एयर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और इस एनिमेशन, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डेल्टा एल जो है वो पॉजिटिव है, मतलब एक्सटेंशन हो रही है, पर जो रेडियाई है वो कम हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं लेटरल स्ट्रेन लिख रहा हूं डेल्टा आर अपॉन आर, तो वो नेगेटिव है, बिकॉज दैट्स अ डिक्रीमेंट इन द एरिया। द पॉइजन्स रेशियो पी आर लिख लेता हूं, दैट्स अ रेशियो
of this particular lateral strain to the longitudinal strain, which means that I can write this particular expression as equal to minus of delta R upon R and divided by delta L upon L. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ऐसा, जैसे कि यहाँ पे हमने शो करा हुआ है, तो मैं इसका वॉल्यूम लिख लेता हूँ। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, जैसा वॉल्यूम ऑफ इट। अगर मैं इसके अंदर फ्रैक्शनल एरर लिखता हूँ, सो डेल्टा वी अपॉन वी, पाई तो कांस्टेंट है इसमें, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर एंड प्लस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। मैंने समझाया कि हो क्या रहा है, स्ट्रेचिंग में जो लेंथ इंक्रीज हुई है पर एरिया कम हो गया है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है द चेंज इन द वॉल्यूम इज सपोज टू बी इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं है। सो डेल्टा वी अपॉन वी यहां से जीरो हो जाता है। सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज डेल्टा एल अपॉन एल is equal to minus of 2 delta r upon r. So therefore minus of delta r upon r and divided by delta L upon L becomes equal to 1 upon 2. Hence for the case of the cylindrical wire or cylindrical rod, if I look at a Poisson's ratio, वो इस टर्म से डिफाइंड है, यही वाली टर्म है, पर जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के लिए जो पॉइजन्स रेशियो आ रहा है वो आपका 0.5 आ रहा है। The theoretical values of the Poisson's ratio vary from the -1 to 0.5. These are the theoretical values. For the case of the cylinder in which there is an extension, we are able to see that the Poisson's ratio is coming as equal to 0.5. So it also symbolizes कि तब तक volume जो है वो constant रहेगा. Let's focus upon a curve, very famous curve जिसको हम बोलते हैं as a stress strain curve, which is based upon the Searle's apparatus. And what is the Searle's apparatus over there, where we can see that we have a set of wires over here. So what are the set of the wires over there? So we have a scale attached, which is a vernier scale, which is used for measuring the extension. और extension नाप के हमें क्या मिलेगा, मतलब डेल्टा एल नाप के हमें क्या मिलेगा, we are able to measure the longitudinal strain from this. अब स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब स्ट्रेन को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस होना चाहिए, और स्ट्रेस कैसे आएगा, जब हम वहां पे लोड अप्लाई करेंगे। सो वी हैव अप्लाइड द लोड ओवर हेयर, जिसको हम वेरी कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रेस को वेरी कर पाए। स्ट्रेस वेरी होगा, नीचे लोड ज्यादा लगाएंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब फिर हम वेरियस रीडिंग्स ले सकते हैं फॉर द स्ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नीचे यहाँ पे वेट ऐड करना शुरू करेंगे, इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, क्योंकि हम यहाँ पे वेट इंक्रीज कर रहे हैं, सो द फोर्स इज इंक्रीजिंग, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रही होगी। सो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेस आएगा, और फिर हम स्केल के मदद से कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है उसको नाप सकते हैं। अब जो एक्सटेंशन है वो किसी एक फिक्स्ड रेफरेंस के अगेंस्ट लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे देयर इज सपोज टू बी रेफरेंस वायर, और उस रेफरेंस वायर को प्रॉपर्ली टॉट रखने के लिए वी हैव यूज्ड द वेट ओवर हियर टू कीप द वायर टू बी परफेक्टली टॉट, and against that we are able to take the reading. So that's a setup of the cells which is going to help us in plotting a graph between the stress and the strain for different materials. So जो भी मटेरियल आपके पास है, आप उसका कैरेक्टर समझना चाहते हैं इलास्टिसिटी का और उसकी स्ट्रेंथ का, तो आप क्या करेंगे, इस अपैरेटस में जो वायर है आप उस मटेरियल की बना लो, और फिर आप रीडिंग टेस्ट करो फॉर द स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर वायर। मतलब हो सकता है एल्यूमिनियम वायर लगाएं तो एल्यूमिनियम के लिए आपका ग्राफ बनेगा, हो सकता है आप स्टील के वायर लगाएं तो आपके लिए स्टील का ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ को समझ के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू पिक्यूलियर टर्म्स। डिस्कस करते हैं उन दोनों टर्म्स को। तो व्हाट वी आर एबल टू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व इज, हम इसको कर्व क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज अ पोर्शन ऑफ इट विच इज स्ट्रेट, और उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स अ लीनियर पोर्शन ऑफ इट, और वो लीनियर पोर्शन जो है वो ओ ए पार्ट है। सो द ओ ए पार्ट इन दिस कर्व ओवरऑल इज अ कर्व, बट द ओ ए पोर्शन ओवर हियर इज सपोज्ड टू बी लीनियर, और वो लीनियर है रीजन क्योंकि वहां पे हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी वैलिड है। So Hooke's law of elasticity is valid in this particular region. Is valid, right? That's the portion OA, right? Now यहाँ पे क्या होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं that the stress is supposed to be proportional to the strain.
और एक बार अगर आपने ऐसा करा कि आपने अनलोड करा, अभी तो आपने लोड इंक्रीज करा तो स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन बढ़ा, अब आपने अनलोड करा, तो अनलोड करोगे तो स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन भी कम हो जाएगा और वापस से हो सकता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। तो जब तक ऐसा हो रहा है तब हम बोलेंगे इट इज गोइंग टू बिहेव इलास्टिक, राइट? सो दैट मीन्स इलास्टिसिटी इज स्टिल मेंटेन्ड। इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस बियॉन्ड इट, तो हम रीजन ए बी में आ जाएंगे। तो रीजन ए बी में क्या है कि जो आपका ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, सो इट्स अ नॉन लीनियर पार्ट। इनफैक्ट अब वो कर्व बन चुका है। व्हाट वी आर एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर रीजन कि आप अगर देख रहे हैं तो जो स्ट्रेस का अमाउंट आपने प्रोड्यूस करा है और जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो इसका मतलब हुक्स लॉ ओबेड नहीं है। सो इस रीजन में हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, तो हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी अभी भी मेंटेन्ड है। इलास्टिसिटी अभी भी मेंटेन होने का मतलब है कि उसका टेस्ट कैसा है कि आप अनलोड करिए और अनलोड करने पे अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है वायर, इन दैट केस यू विल से दैट द वायर इज स्टिल बिहेविंग इलास्टिक। तो हम ऐसा टेस्ट करते गए और हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज बी, जहां पर जाके वो इलास्टिसिटी टेस्ट हो गई है। इसका मतलब इसके बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया, इंक्रीज करा, तो स्ट्रेन तो बढ़ा, लेकिन जब आपने उसको अनलोड करा, सो इन दैट केस उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है और अब वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा। दिस बिगिंस अ रीजन इन द एनालिसिस, उस रीजन को हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। तो इस ग्राफिकल एक्सप्लोरेशन में आप देख सकते हैं जो ब्लू रीजन है उसको हम बोल रहे हैं इलास्टिक रीजन, और उसकी जो लिमिट है वो कौन सा पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। उसके बियॉन्ड प्लास्टिसिटी इज एग्जिबिटेड बाय द वायर। द सेम मटेरियल इज गोइंग टू एग्जिबिट द इलास्टिसिटी अप टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, अप टू अ पर्टिकुलर अप्लाइड स्ट्रेस, और उसके बियॉन्ड वो अपनी प्लास्टिसिटी को एग्जिबिट करेगा। So B onwards, it is going to exhibit the plasticity region. That is from the B to D, it is exhibiting the plastic region. D पॉइंट जो है वो उसका अल्टीमेट टेस्ट है कि भाई आप देख सकते हैं कि B से D पे हो क्या रहा है। B से D पे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है उसका इंक्रीमेंट बहुत कम है, लेकिन जो स्ट्रेन आप चेक कर सकते हैं, जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। फर्दर अगर आप यहां पे किसी भी मूवमेंट पे अनलोड करेंगे, so what you are able to see that there will be some kind of permanent deformation which is going to be produced over here, और ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन यहां पर प्रोड्यूस हो रही है विद द इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ये और इंक्रीज होती जाएगी। इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम परमानेंट सेट का नाम दे देते हैं। ये वापस से रिकवर नहीं हो पाएगी, मतलब इलास्टिसिटी खराब हो चुकी है। धीरे धीरे क्या होने वाला है कि ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो बढ़ती चली जाएगी और वायर की स्ट्रेंथ जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। नाउ द डी पॉइंट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट स्ट्रेस विच दिस पर्टिकुलर मटेरियल कैन बियर। तो इस स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं एज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो बीडी, जैसे कि मैंने बोला कि वो प्लास्टिक रीजन का ऑनसेट है जहां पे द स्ट्रेन इज इन लार्ज प्रोपोर्शन in comparison to the stress, it's in a large proportion, right? और जो D point है, that is exhibiting the breaking stress of the material, that's हम इसको सिग्मा B से डिनोट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस और फर्दर इंक्रीज करा और लोडिंग करी तो क्या होने वाला है, जो मटेरियल है उसमें नेकिंग शुरू हो जाएगी। सो इस रीजन को हम नेकिंग बोलते हैं। नेकिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म वायर थी, लेकिन अगर आप इसके ऊपर और लोड अप्लाई करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से थिनिंग शुरू हो जाएगी, जिसको नेकिंग बोलते हैं। सो दिस रीजन इज नोन एज अ नेक रीजन, और इस रीजन को हम वेस्ट रीजन बोलना शुरू कर देंगे। सो थिनिंग ऑफ द वायर शुरू होने की वजह से मतलब हमें पता चल चुका है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो जवाब दे चुकी है, रीस्टोरिंग फोर्सेस जवाब दे चुकी है, और बहुत ही जल्दी वो क्या होने वाला है, ब्रेक करने वाला है, रप्चर होने वाला है। और अल्टीमेटली क्या होगा, इवन ऑन अनलोडिंग की स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, डी से ई रीजन में देखें, इवन इफ द स्ट्रेस इज गेटिंग डिक्रीज बट द स्ट्रेन स्टिल इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली इट फ्रैक्चर्स एट अ पॉइंट ई, जिसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोल रहे हैं।
कई बार डी से ई को नेकिंग रीजन भी बोला जाता है और साथ में उसको हम एज अ प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं. सो द ओवरऑल रीजन फ्रॉम बी टू ई इज डिफाइंड एज अ प्लास्टिक रीजन, जिसके अंदर डी टू ई रीजन को हम नेकिंग रीजन बोलते हैं, बी से डी वाले रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, और ई को हम स्पेसिफिकली फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, और डी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं. सो दैट्स अ कंप्लीट बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल. कोई भी एक मटीरियल, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो कॉपर है, आप उसकी वायर बना के सेल्स अपैरेटस में इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, एंड बाय एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर ग्राफ आपको उसकी इलास्टिसिटी और उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा. In the upcoming session, we are going to discuss about a different kind of the materials analyzed based upon the stress strain curve. तो आज का सेशन बस इतना ही. Hopefully, the session was completely understandable. And in the next session, we are going to discuss beautiful questions based upon this idea. Thanks for watching.